वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के लिए स्टेट पार्ट 1 के सेक्शन बी का वीडियो बनाया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टेट पार्ट 2 सेक्शन बी का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा होगा क्योंकि स्टेट पार्ट 2 में स्टेट पार्ट 1 की अपेक्षा एक पार्ट भी ज़्यादा है। स्टेट पार्ट 1 में 4 पार्ट थे और स्टेट पार्ट 2 में 5 पार्ट हैं। दूसरी बात कि स्टेट पार्ट 2 का जो पहला पार्ट है संभावना, इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी टाइम ज़्यादा लग सकता है। और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कल के वीडियो का लिंक भी भेजूंगा, जिससे कि आप उसे भी देख सकेंगे। और साथ ही साथ कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों का पेपर फॉर्मेट का वीडियो का लिंक मैंने कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा था, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट पार्ट 2 का पार्ट 1 संभावना। तो उसमें सेक्शन बी का पहला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। यादृच्छिक प्रयोग के 2 उदाहरण दीजिए। तो उसके 2 उदाहरण है सिक्के को उछालने का प्रयोग, संतुलित पासे को उछालने का प्रयोग, और एक और उदाहरण उसमें दे दिया गया है ताश की गड्डी में यादृच्छिक रूप से पत्ता चुनने का प्रयोग। दूसरा है ए और बी की अंतर घटना ए माइनस बी की वेन आकृति खींचिए। तो उसको आप देख सकते हैं, आकृति बनाया हुआ है, उससे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वेन आकृति हो सकती है। तीसरा है घटना की परिभाषा दीजिए। तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उप समुच्चय को घटना कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उप समुच्चय को क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। चौथा है एक संतुलित पासा और संतुलित सिक्के को एक साथ उछालने के यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए। तो एक पासे और एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो पासे का 6 परिणाम होगा और सिक्के का 2 परिणाम। 6 गुने 2 कितना परिणाम होंगे? 12 परिणाम होंगे। और वो 12 परिणाम क्या हो सकते हैं? उसी को हम कहेंगे निदर्शावकाश U। तो परिणाम क्या हो सकते हैं? तो H1, H2, H3, H4, H5, H6। उसी तरह से फिर H का मतलब हुआ हेड, छापा, और फिर इसी तरह से टेल यानी काटा, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इस तरह से कुल 12 परिणाम होंगे। शर्ती संभावना की परिभाषा दीजिए। खैर ये टॉपिक फिलहाल 2021 से रिमूव हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। माना कि U एक निदर्शावकाश है तथा A और B U की कोई 2 घटना है। घटना A घटती है, इस शर्त पर घटना B घटने की संभावना को हम शर्ती संभावना कहते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न, 3 घटनाएं A, B, C में से कम एक घटना बने, उसकी संभावना प्राप्त करने का सूत्र लिखिए। तो 3 घटना A, B, C के योग का नियम, क्योंकि अगर कम से कम बोला होगा या शब्द बोला होगा तो मैंने पहले भी बताया है आपको वीडियो के माध्यम से लॉन्ग क्वेश्चन में कि वो क्या कहलाएगा? योग घटना। तो योग घटना P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सातवां है निरपेक्ष घटना की परिभाषा लिखिए। माना कि U एक निदर्शावकाश की A और B कोई 2 घटना है। यदि घटना A बनने की संभावना घटना B घटने या बनने पर कोई प्रभाव न डाले तो A और B परस्पर कैसी घटना है? निरपेक्ष घटना। यानी दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष घटना कहेंगे। निदर्शावकाश के 2 निरपेक्ष घटना A और B के संभावना के गुणाकार का नियम लिखिए। तो अगर A और B निरपेक्ष घटना होंगे तो उसका गुणाकार का नियम P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। 9वां है P ऑफ A ऑब्लिक B और P ऑफ B ऑब्लिक A के अर्थ घटन लिखिए। तो P ऑफ A ऑब्लिक B का मतलब हुआ घटना B घट चुकी है, उस शर्त पर घटना A घटे। और P ऑफ B ऑब्लिक A का मतलब हुआ घटना A घट चुकी है, उस शर्त पर घटना B घटे। यानी नीचे जो दिया हुआ है वो बेस है, वो मेन घटना है, प्राथमिक घटना है, उसकी शर्त पर ऊपर वाली घटना घटे। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि A ऑब्लिक B की जगह C ऑब्लिक D, E ऑब्लिक F कुछ भी लिखा हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जिसका नाम नीचे लिखा होगा वो घटना घट चुकी है और उसके शर्त पर ऊपर वाली घटना घटेगी। 10वां है निदर्शावकाश U की 3 घटना A, B और C निशेष घटना कब कहलाएंगी? तो ये तीनों घटनाओं का योग घटना U यानी कि P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर U 1 होगा। अगर उसका उत्तर क्या होगा? तीनों का
एक होगा, तीनों की योग घटना का जो परिणाम है वो एक होगा, तो वो आपस में कैसी घटना कहलाएंगी, निशेष घटना कहलाएंगी। उसके बाद है पी ऑफ ए यूनियन बी कॉमा पी ऑफ ए कॉमा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमा 0 कॉमा पी ऑफ ए प्लस बी को चढ़ते क्रम में गठित कीजिए। चढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 0, उसके बाद क्या आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर पी ऑफ ए आएगा, फिर पी ऑफ ए यूनियन बी आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। वहाँ पे ए यूनियन बी के बाद कॉमा होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने प्लस लिखा है, वहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों कॉमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 12वां है परिभाषा दीजिए। यादच्छिक प्रयोग, निदर्श अवकाश, समसंभावी घटना, सानुकूल परिणाम, संभावना की सांख्यिकीय परिभाषा, एक गाणितिक परिभाषा, एक सांख्यिकीय परिभाषा, असंभव घटना, निश्चित घटना। तो बारी बारी से हम सभी परिभाषाओं को देखते हैं। यादच्छिक प्रयोग, जिस प्रयोग में समग्र संभव परिणामों का वर्णन पहले से किया जा सके, लेकिन प्रयोग के अंत में कौन सा परिणाम मिलेगा वो पहले से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता हो, उसे हम यादच्छिक प्रयोग कहते हैं। निदर्श अवकाश, किसी भी यादच्छिक प्रयोग के संभव परिणामों के समुच्चय को उस यादच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश कहते हैं, जिसे संकेत में हम कैपिटल यू से दर्शाते हैं। समसंभावी घटनाएं, दो या दो से अधिक यादच्छिक घटनाओं में से किसी एक घटना के घटने की संभावना दूसरी घटनाओं के घटने या न घटने की संभावना से कम या अधिक होने का कोई कारण न हो, तो ऐसी घटनाओं को समसंभावी घटनाएं कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहे तो दो या उससे अधिक घटनाओं को घटने की संभावना एक समान हो तो उसे हम समसंभावी घटना कहेंगे। जिस तरह से अगर हम सिक्के को उछालें तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना एक समान है तो उसे हम समसंभावी घटना कह सकते हैं। या पासे को उछालें तो 1 से लेकर 6 अंक आने की संभावना एक समान है तो उसे हम समसंभावी घटनाएं कहते हैं। सानुकूल परिणाम, किसी यादच्छिक प्रयोग की निदर्श अवकाश के प्राथमिक परिणामों में से जितने परिणामों से घटना ए बने उस परिणामों की संख्याओं के योग को घटना ए के सानुकूल परिणाम कहेंगे। या तो हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं किसी भी घटना के बनने के परिणाम को हम सानुकूल परिणाम कहते हैं। संभावना की गाणितिक परिभाषा क्या है, तो यदि एक यादच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश u हो जिसके u निशेष परस्पर पूरक समसंभावी परिणामों की कुल संख्या n हो, जिसमें m परिणाम घटना a के लिए सानुकूल हो, तो घटना a घटने की संभावना m/n होगी, जिसे संकेत में हम p ऑफ a से दर्शाएंगे और उसका फॉर्मूला होगा p ऑफ a बराबर m/n। और इसी की सांख्यिकीय परिभाषा क्या है, तो माना कि किसी एक यादच्छिक प्रयोग का एक ही समान परिस्थिति में n बार पुनरावर्तन किया जाता है और n प्रयत्नों में से m प्रयत्नों में कोई एक घटना a घटती है, तो इस घटना की सापेक्ष आवृत्ति m/n हो तो घटना a घटने की संभावना p ऑफ a का अनुमानित मान कहेंगे, जिसका नीचे लक्ष्य के रूप में उसका सूत्र दिया हुआ है। P ऑफ a इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिट m/n। असंभव घटना, जो घटना कभी घटे ही नहीं उस घटना को असंभव घटना कहते हैं, जिसे रिक्त समुच्चय भी कह सकते हैं और फाई से दर्शा सकते हैं। निश्चित घटना, यादच्छिक प्रयोग के परिणाम के रूप में जो घटना हमेशा घटती है उस घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। 13वां सवाल है, निदर्श अवकाश की दो घटना a और b के लिए a इंटरसेक्शन b बराबर फाई हो और a यूनियन b बराबर u हो, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B और P ऑफ A यूनियन B का मूल्य बताइए। अगर A इंटरसेक्शन B 5 होगा तो A इंटरसेक्शन B का मूल्य क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, और A यूनियन B बराबर U होगा तो उसका आंसर क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय और A यूनियन B बराबर अगर U है तो U मतलब कुल परिणाम, और कुल परिणाम संभावना का क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। 14वां प्रश्न है, निदर्श अवकाश की दो घटना A और B निरपेक्ष घटनाएं हैं तो A और B का सूत्र लिखिए। तो अगर निरपेक्ष घटना है तो P ऑफ A यूनियन B बराबर क्या होगा, तो जब निरपेक्ष घटना होता है तो क्या होता है, A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B, हमने ऊपर अभी देखा था। तो उस कंडीशन में P ऑफ A यूनियन B का जो सूत्र है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर निरपेक्ष घटना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B होगा, और उस कंडीशन में P ऑफ A यूनियन B का सूत्र क्या होगा, तो P ऑफ A यूनियन B का सूत्र होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक है। उसके बाद 15वां प्रश्न, A बराबर x जहाँ 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और B
बराबर x जहाँ 1/4 यानी 0.25 से बराबर या उससे बड़ा है और 3 या उससे छोटा है तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब जो a में भी हो और b में भी हो, तो a क्या है 0 से बड़ा है और b कहाँ से स्टार्ट है 1.4 से 1/4 से स्टार्ट है, तो 1/4 से हम ले सकते हैं और a जो है वो 1 से छोटा है और 1 उसके अंदर भी आ रहा है b के अंदर भी आ रहा है, तो इस तरह से a इंटरसेक्शन b का जो जवाब है वो क्या आएगा, तो a इंटरसेक्शन b का जवाब आएगा x जहाँ 1/4 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। ठीक है, उसके बाद 16वां प्रश्न है निरपेक्ष घटना a और b के लिए p ऑफ a बराबर 0.5, p ऑफ b बराबर 0.7, तो p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, सबसे पहले a डैश इंटरसेक्शन b डैश को ही के लिए निरपेक्ष घटना है तो हम क्या करेंगे p ऑफ a डैश इंटू p ऑफ b डैश, उसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, p ऑफ a डैश इंटू p ऑफ b डैश होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा p ऑफ a डैश इंटू p ऑफ b डैश। अब आपको p ऑफ a डैश और p ऑफ b डैश नहीं दिया, लेकिन p ऑफ a और p ऑफ b दिया हुआ है। p ऑफ a दिया हुआ है 0.5 और p ऑफ b दिया हुआ है 0.7, तो एक में से 0.5 घटाएंगे तो p ऑफ a डैश 0.5 ही आएगा और p ऑफ b एक में से अगर p ऑफ b को घटाएंगे तो p ऑफ b डैश कितना आएगा 0.3 आएगा और जब p ऑफ a डैश 0.5 और p ऑफ b डैश 0.3 मिल जाएगा तो दोनों को गुना करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 0.15 मिलेगा, तो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 0.15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है दोस्तों, यदि p ऑफ a बराबर 0.8 हो, p ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 0.25 हो तो p ऑफ a माइनस b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें p ऑफ a माइनस b का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो p ऑफ a माइनस b का सूत्र क्या है दोस्तों, तो p ऑफ a माइनस b का सूत्र है p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b और दोनों ही आपके पास है। p ऑफ a दिया हुआ है 0.8 और p ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है 0.25, तो 0.8 में से 0.25 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.55। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यदि p ऑफ a बराबर 0.3 और p ऑफ a इंटरसेक्शन बराबर 0.03 हो तो p ऑफ b ऑब्लिक a ज्ञात कीजिए। खैर ये शर्ती संभावना है, ये सिलेबस में से इस साल रिड्यूस हुआ है लेकिन फिर भी हम सीख ले रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों p ऑफ b ऑब्लिक a का फॉर्मूला है, क्या लिखा हुआ है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ a और दोनों ही आपके पास है। p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है 0.03 अपॉन p ऑफ a कितना है 0.3, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा p ऑफ b ऑब्लिक a का 0.1। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, परस्पर निवारक दो घटना a और b के लिए p ऑफ a बराबर p ऑफ b बराबर k हो तो p ऑफ a यूनियन b ज्ञात कीजिए। अब p ऑफ a यूनियन b ज्ञात करना है दोस्तों, तो परस्पर निवारक घटना के लिए योग का नियम क्या है, तो परस्पर निवारक घटना के लिए योग का नियम है p ऑफ a यूनियन b बराबर p ऑफ b प्लस p ऑफ b, p ऑफ a प्लस p ऑफ b। अब p ऑफ a भी k है और p ऑफ b भी k है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा और p और p भी बराबर है, इसलिए दोनों का आंसर k ही है और k को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 2k, यानी आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 2k। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि यदि p a डैश इंटरसेक्शन b बराबर 0.45 है और a इंटरसेक्शन b बराबर 5 हो तो p ऑफ b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b को ही हम कहते हैं p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी उसका फॉर्मूला है, उसी को हम p ऑफ b माइनस a कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b और p ऑफ जिसमें से हमें क्या मालूम है, तो हमें मालूम है उसमें से p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b, यानी आंसर हमें मालूम है तो आंसर की जगह पे हमने 0.45 रख दिया है। p ऑफ b हमें नहीं मालूम और a इंटरसेक्शन b अगर 5 हो तो उसका मूल्य क्या होता है 0 होता है, तो अगर 0 माइनस में उस तरफ जाएगा, अगर 0.45 से प्लस भी होगा तो कितना होगा 0.45 ही होगा, तो इस तरह से p ऑफ b का आंसर कितना आएगा 0.45। तो पहले सूत्र में हमने क्या कर दिया, मान रख दिया, किसका मान रख दिया है, तो p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b बराबर 0.45 वो हमें पता है और उसका फॉर्मूला होता है p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो p ऑफ b हमें नहीं मालूम, जो हमें ज्ञात करना है, माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b हमें मालूम है 5 का मतलब 0, अब माइनस 0 उधर जाके प्लस होगा तो कितना आएगा 0.45 ही आएगा। चलिए उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 21, निदर्श अवकाश की दो घटना ए और बी परस्पर निवारक और निशेष है। यदि पी ऑफ ए बराबर 1/3 हो तो पी ऑफ बी ज्ञात कीजिए। तो निवारक और निशेष है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो निवारक और निशेष है तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। और पी ऑफ ए आपको मालूम है, पी ऑफ ए कितना मालूम है, 1/3 प्लस पी ऑफ बी नहीं मालूम, वो वैसे का वैसा बराबर 1, यानी पी ऑफ बी बराबर 1 - 1/3। पी ऑफ बी बराबर क्या होगा, 1 - 1/3। अब 1 में से 1/3 घटाएंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 2/3। तो आपका पी ऑफ बी का आंसर कितना आएगा, 2/3, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 होता है और जिसमें से हमें पी ऑफ ए मालूम है 1/3, तो पी ऑफ बी क्या होगा, तो 1 में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2/3। उसके बाद 22वां प्रश्न, एक समूह के 2% इकाई दोष युक्त है। इस समूह में से यादृच्छिक रीत से चयन की गई एक इकाई दोष रहित होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो दोष युक्त हो उसे हम घटना ए कहेंगे। तो पी ऑफ ए बराबर 2/100, तो 2/100 मतलब कि 0.02। अब इन्होंने क्या पूछा है, दोष वाला नहीं, दोष रहित हो। तो दोष रहित का मतलब हुआ कि ए की पूरक घटना। तो ए की पूरक घटना मतलब पी ऑफ ए डैश, और पी ऑफ ए डैश का सूत्र होता है दोस्तों P1 - पी ऑफ ए का होता है 1 - पी ऑफ ए डैश, और पी ऑफ ए डैश का 1 - पी ऑफ ए होता है। तो एक में से अगर आप 0.02 घटा दोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 98 आएगा। एक में से आप 0.02 घटा दोगे तो कितना आएगा, 0.98 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। या दूसरा आसान तरीका ये है, इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर 2% इकाई दोष युक्त है तो 98% क्या होगी, दोष मुक्त होगी। तो दोष मुक्त हो उसको आप ए मान लो, तो उसको अगर ए मान लोगे तो 98% होगा, और 98/100 करेंगे तो 0.98 होगा। तो वो और भी आसान तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 5 संतुलित सिक्के को उछालने के यादृच्छिक प्रयोगों के निदर्श बिंदुओं को संख्या बताइए। तो एक सिक्के को उछालने का कितना परिणाम होता है दोस्तों, 2 परिणाम होता है। तो अगर हमें 5 सिक्के को उछालना है तो 2 के घाते कितना आएगा, 5, और 2 के घाते 5 आएगा तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार अगर 2 का गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एक समतुलित सिक्के और 2 समतुलित पासा एक साथ उछालने के यादृच्छिक प्रयोग के निदर्श बिंदुओं की संख्या लिखिए। तो एक संतुलित सिक्के का परिणाम कितना होता है, 2, और 2 संतुलित पासों का परिणाम कितना होता है, 6 की घाते 2 यानी 36, क्योंकि एक पासे का 6 होता है। तो 2 पासों का परिणाम कितना होगा, तो 2 पासों का परिणाम के लिए 6 के घाते 2 करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो इस तरह से अगर तीनों को हम साथ में उछालेंगे यानी एक सिक्के और 2 पासे को, तो कुल परिणाम कितना आएगा, तो कुल परिणाम आएगा 2 × 36 यानी कितना होगा, 72। क्वेश्चन नंबर 25, निदर्श अवकाश की दो घटना ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर 0.7 और पी ऑफ ए यूनियन बी 0.45 संभव है, कारण दीजिए। यानी ये पॉसिबल है कि नहीं, और पॉसिबल है तो उसका कारण दीजिए। तो संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी यह छोटा होना चाहिए ये बड़ा होना चाहिए पी ऑफ ए से, और यहाँ पे क्या है कि पी ऑफ ए यूनियन बी यह छोटा है पी ऑफ ए से। जबकि यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है। लिखने में मिस्टेक ये है दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है कि संभव नहीं है क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी ये छोटा है पी ऑफ ए से। छोटा है यहाँ होना चाहिए लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा है। होना तो क्या चाहिए कि पी ऑफ ए यूनियन बी यह बड़ा होना चाहिए पी ऑफ ए से, जबकि यहाँ पे छोटा है क्योंकि पी ऑफ ए 0.7 दिया हुआ है और पी ऑफ ए यूनियन बी 0.45 दिया हुआ है। इसलिए यह संभव नहीं है, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी ये छोटा नहीं होगा पी ऑफ ए से, ये बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, 52 ताश के पत्तों में से यादृच्छिक रीत से 2 पत्ते पूर्ति सहित एक के पश्चात एक मतलब एक के बाद एक चयन किया जाता है। इस यादृच्छिक प्रयोग के अवकाश के घटकों की संख्या लिखिए। तो एक के बाद एक अगर पूर्ति सहित चयन किया जाएगा तो पहले बार आएगा 52C1 और दूसरी बार भी आएगा 52C1, क्योंकि पूर्ति सहित है। पूर्ति सहित का मतलब होता है जो एक बार चुन लिया गया है उसका समावेश दूसरी बार भी किया जाए। तो 52C1 × 52C1 करेंगे, 52 × 52 तो कितना आएगा, 2704। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2704। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 2 निरपेक्ष घटना ए और बी के लिए
पी ऑफ बी ऑब्लिक ए बराबर 1/2 है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5 हो तो पी ऑफ ए ज्ञात कीजिए। अब दो निरपेक्ष घटना है इसलिए पी ऑफ बी ऑब्लिक ए बराबर पी ऑफ बी ही हो जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष घटना में क्या होता है, तो निरपेक्ष घटना में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। तो इस हिसाब से उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन किस प्रकार से किया गया है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ बी ऑब्लिक ए इंटू पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए, और इस तरह से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/5 बराबर 1/2 पी बी दिया हुआ है, पी ऑफ बी ऑब्लिक ए दिया हुआ है 1/2 इंटू पी ऑफ ए नहीं मालूम है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो पी ऑफ ए कितना आएगा, तो 1/5 बटे में 1/2 जो गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/5 गुने 2/1, तो इस तरह से 2/5 होगा आपका फाइनल आंसर। तो इसको कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 2000 टिकट में से 1998 टिकट बिना इनाम वाली है। 2000 टिकट में से 1998 टिकट क्या है, बिना इनाम वाली है। एक व्यक्ति 2000 टिकट में से एक टिकट यादृच्छिक रूप से चयन करे तो चयन की गई टिकट इनाम पात्र हो उसकी संभावना कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इनाम वाली टिकट कितनी है, तो 2000 में से 1998 बिना इनाम वाली है, मतलब इनाम वाली सिर्फ कितनी टिकट है, 2। अब कोई व्यक्ति एक टिकट ले तो उसका कुल परिणाम कितना होगा, n बराबर 2000 C1 यानी 2000 n होगा, और वह इनाम पात्र बने उसे घटना एक है तो उसका सानुकूल परिणाम कितना होगा 2C1 क्योंकि इनाम वाले कितने पत्ते हैं, कितनी टिकट है, 2 टिकट है, तो 2C1 यानी कितना होगा 2। तो इस तरह से पी ऑफ ए बराबर m/n यानी 2/2000 कट जाएगा तो 1/1000, ये फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये पार्ट एक संभावना पूरा हो गया। दोस्तों आज थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पार्ट 1 में सिर्फ 4 ही लेसन थे और सब मिलाकर 40 से 45 प्रश्न थे पूरे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 5 लेसन है और उसमें भी पहला लेसन जो संभावना है उसमें इस चैप्टर में सिर्फ एक चैप्टर में 28 प्रश्न हैं, वो भी उसमें से बहुत सारे कैलकुलेशन वाले प्रश्न हैं, इसलिए टाइम लगेगा। और आज इसीलिए मैं आपको PDF से करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको सामने सामने दिखाई दे। चलिए पार्ट 2 अब हम शुरू करते हैं। यादृच्छिक चर और असतत संभावना वितरण पार्ट 2 सेक्शन बी। पहला प्रश्न, असतत यादृच्छिक चल की परिभाषा दीजिए। तो यादृच्छिक चल x जो वास्तविक संख्या समुच्चय r में या उसके उपसमुच्चय में किया जा सके उतनी ही कीमतों को धारण कर सकता हो तो ऐसे चर x को असतत या खंडित चर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यादृच्छिक चल x जो वास्तविक संख्या समुच्चय r में या उसके उपसमुच्चय में किया जा सके उतनी ही कीमत को धारण कर सकता हो तो ऐसे चर x को असतत या खंडित यादृच्छिक चर कहते हैं। सतत यादृच्छिक चर की परिभाषा दीजिए। यदि यादृच्छिक चर x समुच्चय r में अथवा उसके उपसमुच्चय हो ऐसे अंतराल में किसी मूल्यों को धारण करने में समर्थ हो, किसी भी मूल्य को धारण करने में समर्थ हो तो उस चर को हम x का सतत यादृच्छिक चर कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट, यदि यादृच्छिक चर x समुच्चय r में अथवा उसका उपसमुच्चय हो ऐसे अंतराल के किसी भी मूल्यों को धारण करने में समर्थ हो, किसी भी मूल्य को धारण कर सकता हो, उसमें सिर्फ उन्हीं मूल्यों को धारण करता है, इसमें किसी भी मूल्य को धारण करने में समर्थ हो तो उस चर x को सतत यादृच्छिक चर कहते हैं। असतत संभावना वितरण की परिभाषा दीजिए। तो यदि x यह x के अलग अलग मूल्य, इसका थोड़ा मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, यदि x यह अलग अलग मूल्य x1, x2, x3 को धारण करता हो जहाँ p ऑफ xi यह 0 या उससे बड़ा हो तथा सिग्मा p ऑफ xi 1 हो तो ऐसे संभावना वितरण को हम असतत संभावना वितरण कहेंगे। यदि x यह अलग अलग मूल्य x1, x2, x3 को धारण करता हो जिसके लिए p ऑफ xi यह 0 या उससे बड़ा हो तथा सिग्मा p ऑफ xi 1 हो तो इन या ऐसे संभावना वितरण को हम असतत संभावना वितरण कहते हैं। थोड़ा अलग परिभाषा दिया हुआ है, जैसा यहाँ लिखा उससे थोड़ा अलग। असतत चर का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो असतत चर x के माध्य को हम म्यू अथवा e ऑफ x से दर्शाते हैं जिसका सूत्र होता है e ऑफ x बराबर सिग्मा xi इंटू pxi। इसे हम अपेक्षित कीमत भी कहते हैं। e ऑफ x का सूत्र क्या है, सिग्मा xi इंटू pxi। ठीक है, उसके योग को ही हम क्या कहेंगे, e ऑफ x। चलो उसके बाद नेक्स्ट है असतत चल का विचरण प्राप्त करने का सूत्र बताइए। तो असतत चल के विचरण को हम
सिग्मा स्क्वायर या वी ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। यहाँ पे एच लिखा है लेकिन वी ऑफ एक्स से दर्शाते हैं, जिसका सूत्र होता है दोस्तों ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको दोनों सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है दोस्तों, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ई एक्स का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ई एक्स का होल स्क्वायर है। तो ई एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा आपको? तो ई एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, यानी एक्स आई इंटू पी एक्स आई में वापस आप एक्स आई का गुना करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स आई आएगा, उसको हम ई एक्स स्क्वायर कहेंगे, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर मतलब वो जो आपने माध्य निकाला है उस माध्य का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि 11वीं में भी लगभग हम ऐसा ही करते थे, एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बटे में एन लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे एन की जगह सिग्मा पी एक्स आई और सिग्मा पी एक्स आई का कुल योग कितना होता है? 1 होता है। तो याद रखिएगा वी ऑफ एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। मैं आसान भाषा में आपको फिर से बता दे रहा हूँ। 5वां प्रश्न है, असतत चल का विचरण ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आपको क्या लिखना है? वी ऑफ एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ ई एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स आई या पी एक्स। छठा, एक सममित द्विपद वितरण का माध्य 7 है तो प्राचल n का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले कि अगर वो सममित वितरण है तो p बराबर क्या होगा? 1/2 होगा। और p अगर 1/2 होगा तो q भी कितना होगा दोस्तों? 1/2 होगा, क्योंकि p1 में से अगर p को हम माइनस करेंगे तो q भी 1/2 होगा। माध्य 7 दिया हुआ है, माध्य का सूत्र क्या होता है? np। तो np बराबर कितना दिया हुआ है? 7। अब np में p की जगह पे 1/2 अगर हम रखेंगे तो 7 बराबर n इंटू 1/2, 7 बराबर n इंटू 1/2 होगा। अब 2 यहाँ भाग में, उधर जाके क्या होगा? गुना होगा, तो 7 दूनी 14। तो इस तरह से n कितना आएगा आपका? 14 आएगा। 7वां है, एक द्विपद वितरण का प्राचल क्रमशः 10 और 2/5 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राचल होता क्या है। तो द्विपद वितरण के प्राचल क्या है? n और p है। इसका मतलब कि n कितना है? 10 है। n कितना है दोस्तों? 10, और p कितना है? 2/5 है। ठीक है, तो उसके विचरण की गणना कीजिए। तो n और p आपको मिल गया, तो p अगर 2/5 है तो q कितना होगा? 3/5, क्योंकि एक में से अगर हम p को घटाएंगे तो q कितना होगा? 3/5। इसके लिए इतना लंबा कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि p बराबर 2/5, इसलिए q बराबर 3/5। अब आपको n पता है 10, p पता था पहले से ही 2/5 और q आपने निकाल लिया 3/5। जब इन तीनों का गुना कर देंगे आप 10 गुने 2/5 गुने 3/5 तो आएगा आपका 60/25, जिसको आप काटेंगे तो 12/5 आएगा। तो 12/5 को अगर पॉइंट में करना हो तो 2.4, लेकिन तो फिर 12/5 भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, बर्नौली प्रयत्न में सफलता और निष्फलता के संभावना के बीच के संबंध बताइए। तो सफलता को p और निष्फलता को q माना जाता है, जहाँ पे p प्लस q बराबर क्या होता है? 1 होता है, और इस वजह से हम p बराबर 1 माइनस q भी लिख सकते हैं अथवा q बराबर 1 माइनस p भी लिख सकते हैं, और ये सूत्र आपको पूरे सवाल को हल करने में बहुत काम आता है। द्विपद वितरण का माध्य और विचरण के बीच संबंध बताइए। तो द्विपद वितरण का माध्य हमेशा उसके विचरण से बड़ा होता है या अधिक होता है, यानी कि माध्य जो होता है विचरण से क्या होता है? बड़ा होता है, और विचरण जो होता है वो माध्य से छोटा होता है। ठीक है, माध्य विचरण से बड़ा और विचरण माध्य से छोटा, दोनों भाषाओं में आप बोल सकते हैं। 10वां, उसको संकेत में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि उसको संकेत में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि NP इज ग्रेटर देन NPQ, NP इज ग्रेटर देन NPQ। ठीक है, नेक्स्ट 10वां, एक द्विपद वितरण की निष्फलता की संभावना 0.6 है तथा इसके कुल प्रयत्नों की संख्या 5 है। निष्फलता मतलब q दिया है 0.6, n दिया हुआ है p। तो इस वितरण के लिए सफलता की संभावना ज्ञात करना है। सफलता की संभावना को हम क्या कहेंगे? p कहेंगे। तो p तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, उसके लिए n का भी कुछ काम नहीं है। अगर q 0.6 दिया है तो p बराबर क्या होता है? 1 माइनस q। एक में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। एक में से क्या करना है आपको? 0.6 घटाना है, तो कितना आंसर आएगा? 0.4। तो ये हो गया आपका पाठ 2 खत्म। अब पाठ 3, प्रामाण्य वितरण का पहला प्रश्न। प्रामाण्य चल के घटत्व फलन में उपयोग लिए जाने वाले अचलांकों के मूल्य बताइए। तो प्रामाण्य चल के अचलांक पाई बराबर होता है 3.1416
और ई बराबर होता है 2.7183। ठीक है। दूसरा है सतत यादृच्छिक चल किसी एक निश्चित मूल्य को धारण करे उसकी संभावना कितनी होगी। तो सतत यादृच्छिक चल x किसी निश्चित मूल्य के लिए संभावना घटत फलन द्वारा संभावना हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। उसकी संभावना कितनी होती है, शून्य। अगर किसी निश्चित मूल्य को धारण करे तो उसकी संभावना हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा, प्रामाण्य वक्र का आकार कैसा होता है। तो प्रामाण्य वक्र का आकार संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। चौथा, प्रामाण्य वितरण की विषमता कितनी होती है। प्रामाण्य वितरण की विषमता हमेशा शून्य होती है। प्रमाणित प्राप्तांक माप की इकाई से मुक्त होता है। यह विधान सत्य है या असत्य। विधान सत्य है, क्योंकि प्रमाणित प्राप्तांक माप की इकाई से मुक्त होते हैं, उसे इकाई में दर्शाया नहीं जाता। तो मतलब ये विधान कैसा है, सत्य है, क्योंकि ये इकाई से मुक्त होता है, इसे इकाई में दर्शाया नहीं जाता। हमेशा इसका आंसर आपको पॉइंट में मिलेगा। प्रामाण्य वक्र, यह प्रमाणित चल के कौन से मूल्य के दोनों ओर से सममित होता है। तो प्रामाण्य वक्र x के माध्य म्यू की दोनों ओर सममित होता है, यानी z बराबर 0 शीर्ष लंब रेखा से दोनों ओर सममित होता है। ठीक है। सातवां, प्रामाण्य वक्र में प्रामाण्य चल की कौन सी कीमत के लिए शीर्ष लंब रेखा प्रामाण्य वक्र के क्षेत्रफल को दो समान भागों में बांटती है। तो प्रमाणित वक्र में प्रामाण्य चल की माध्य म्यू की दोनों ओर क्षेत्रफल समान होता है, अर्थात दो समान भाग x बराबर म्यू शीर्ष लंब रेखा से दो समान भाग होते हैं। दोनों तरफ का क्षेत्रफल कितना होता है, 0.5। यानी वो जो घंटाकार वक्र होता है वो दो समान भागों में विभाजित होता है और बाईं और दाईं दोनों ओर का क्षेत्रफल कैसा होता है, समान होता है और कितना होता है, 0.5 होता है। उसके बाद आठवां प्रश्न, प्रामाण्य वक्र में म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच आने वाले क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होता है। तो म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच क्षेत्रफल 0.9545 यानी 0.9545 है। इसके लिए दोनों के बीच 0.9545 गुणे 100 यानी प्रतिशत में अगर उसे कन्फर्म करेंगे तो कितना आएगा, कन्वर्ट करेंगे तो 95.45% क्षेत्रफल आएगा। एक प्रामाण्य वितरण का माध्य 13.25 और प्रमाप विचलन 10 हो तो उसके तृतीय चतुर्थक की अंदाजित कीमत बताइए। तो अगर माध्य को हम प्रामाण्य वितरण में माध्य को क्या कहते हैं, म्यू बराबर 13.25 और सिग्मा बराबर कितना दिया हुआ है, 10। तो Q3 ज्ञात करने का अनुमानित सूत्र का उपयोग क्या करेंगे हम पहले तो Q3 बराबर क्या होता है, अनुमानित सूत्र म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो म्यू कितना दिया हुआ है, 13.25 प्लस 0.675 और इंटू सिग्मा कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 से गुना करेंगे तो 6.75 आएगा। तो 13.25 और 6.75 को जोड़ेंगे तो Q3 कितना आएगा, 20। और Q3 को ही हम क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थक का उत्तर क्या आएगा, 20। 10वां, 10 माध्य और 6 प्रमाणित विचरण वाला प्रमाणित वितरण के लिए चतुर्थक विचरण का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थक विचरण का अनुमानित मूल्य का सूत्र होता है 2/3 इंटू सिग्मा। ये सब सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब इसकी विशेषता में दिया है। प्रमाणित वितरण की जब आप विशेषता याद करेंगे, प्रमाणित वितरण की विशेषता याद करेंगे तो उसमें आपको ये सभी सूत्र मिल जाएंगे और वो विशेषता बड़ी थियरी में भी आपको काम आएगी। तो आप प्रामाण्य वितरण की विशेषता और प्रमाणित वितरण की विशेषता ये दोनों का आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य का सूत्र है 2/3 सिग्मा। तो 2/3 और सिग्मा का मूल्य दिया ही हुआ है आपको 6। तो 2 छक 12/3 यानी कितना आएगा, 4। उसके बाद है 11वां प्रश्न, एक प्रमाण्य वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 8 है तो उस वितरण का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। अब औसत विचलन का अनुमानित मूल्य का जो सूत्र है वो है 4/5 सिग्मा। तो आपको आंसर मालूम है 8। तो 8 बराबर 4/5 सिग्मा, 5 जाकर गुना होगा और 4 भाग में आएगा यानी 8 पंचे 40/4 यानी 10। सिग्मा बराबर क्या आएगा, 10। तो प्रमाप विचलन का आंसर कितना होगा, 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रमाण्य वितरण के लिए चतुर्थक विचलन की अंदाजित कीमत 12 है तो प्रमाप विचलन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थक विचलन की अंदाजित कीमत 12 है। चतुर्थक विचलन का सूत्र अभी हमने ऊपर देखा, क्या देखा था, तो 2/3 सिग्मा। तो 2/3 सिग्मा, तो चतुर्थक विचलन कितना दिया हुआ है, 12। 12 बराबर 2/3 सिग्मा, तो 3 जाकर गुना होगा, 12 ये 36/2 यानी सिग्मा कितना आएगा, 18। तो आपका प्रमाप विचलन का आंसर कितना होगा, 18। उसके बाद 13वां प्रश्न है, प्रामाण्य चल के संभावना वितरण के 50% अवलोकन के मूल्य का अनुमानित मूल्य की सीमाएं लिखिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, एक वक्र बनाया गया हुआ है। तो उसके बीच के 50% को दो भागों में बांटेंगे। बीच का 50% मतलब इतना। अब बीच के 50% को अगर आप दो भागों में बांटेंगे, बीच का 50% लगभग इतना होगा दोस्तों।
अब इसको 2 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा 0.25 0.25, ठीक है। अब Q1 बराबर क्या होता है -0.75 और Q3 बराबर होता है +0.75 के अंतराल में 50% अवलोकन होंगे, ठीक है। यानी एक कहलाएगा जो उस तरफ है माइनस वाले की तरफ है वो कहलाएगा Q1 और जो प्लस वाले की तरफ है वो कहलाएगा Q3। तो कितने अंतराल में होगा वो, तो -0.675 से लेकर +0.675 के अंतराल में होगा, ठीक है। उसके बाद 14वां प्रश्न, एक परमाणु वितरण के अंतिम चतुर्थक को 20 और 30 हो तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र है दोस्तों, ये भी अगर आप विशेषता याद करेंगे तो उसमें आपको ये सूत्र मिल जाएगा। सूत्र क्या है, तो m बराबर Q3 + Q1 बटे में 2। तो Q3 Q1 आपको दिया ही हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 30 और 20, 30 + 20 50 भागे 2, तो m बराबर कितना होगा 25 होगा। अब इन्होंने माध्य पूछा है लेकिन ये m आया, m यानी मध्यिका आया, लेकिन आपको विशेषता में ही मिलेगा कि परमाणु वितरण के माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक का मूल्य समान होता है, इसलिए माध्य भी 25 होगा, मध्यिका भी 25 होगा और भूयिष्ठक भी 25 होगा। तो अभी हमें क्या चाहिए, तो माध्य, तो माध्य कितना होगा 25 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तियों के एक समूह में व्यक्तियों का मासिक खर्च प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करता है। यदि औसत खर्च 10,000 और प्रमाण विचलन 1,000 हो तो यादृच्छिक रीत से चयन किया गया व्यक्ति का मासिक खर्च 11,000 से अधिक होने के लिए किसी एक विद्यार्थी का जेड प्राप्तांक 1 मिलता है। तो जेड प्राप्तांक की ये गणना सत्य है क्या, कारण दीजिए। तो हम गिनकर देख लेते हैं तो मालूम पड़ जाएगा। तो जेड ज्ञात करने का, प्रमाणित प्रमाणचल जेड प्राप्त करने का जो सूत्र है वो सूत्र है दोस्तों जेड बराबर x - μ/σ। तो x दिया हुआ है कितना 11,000, म्यू कितना दिया हुआ है, तो म्यू दिया है 10,000 और सिग्मा कितना दिया हुआ है 1,000। तो 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 1,000, 1,000 बटे 1,000 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो जेड बराबर 1 से अधिक होगा। वहाँ पे सिर्फ लिखा है कि जेड 1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 से अधिक, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था कि मासिक खर्च 11,000 से अधिक हो, तो इसलिए जेड 1 तो होगा लेकिन 1 से अधिक लिखा होना चाहिए था, और यहाँ पे लिखा है जेड 1 मिलता है, तो लिखना है कि जेड बराबर 1 से अधिक होगा, ऐसे लिख देना है। 16वां, एक समूह के व्यक्तियों की उम्र का माध्य 45 वर्ष है और प्रमाण विचलन 10 है, जो परमाणु वितरण का अनुसरण करता है। यादृच्छिक रीत से पसंद किए हुए व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो तो जेड प्राप्तांक की गणना कीजिए। यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट 60 लिखा है, तो जिस तरह से ऊपर हमने गणना किया है वैसे ही गणना करेंगे। जेड बराबर x - μ/σ, जो सूत्र हमने ऊपर यूज किया था वही सूत्र, जेड बराबर x - μ/σ बराबर करेंगे तो x कितना दिया हुआ है 60, व्यक्ति की उम्र 60 माइनस म्यू कितना है 45 और बटे में सिग्मा कितना है 10। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 भागे 10 यानी कितना आएगा 1.5, ठीक है। उसके बाद 17वां, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त नंबर का वितरण म्यू और सिग्मा वाला प्रमाण विचलन प्रमाण वितरण है। यादृच्छिक रीत से चयन किया गया विद्यार्थी का गुण 60 हो और उसका प्रमाणित प्राप्तांक का मूल्य 1 हो, तो यदि चल का विचरण 100 हो तो औसत नंबर ज्ञात कीजिए। औसत मतलब म्यू ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि विचरण दिया हुआ है दोस्तों 100, तो विचरण पर से प्रमाण विचलन पहले हम निकाल देंगे। विचरण दिया हुआ है 100, हमें तो प्रमाण विचलन चाहिए होता है, तो विचरण 100 दिया हुआ है, यानी सिग्मा स्क्वायर 100 दिया हुआ, तो सिग्मा कितना होगा 10, उसका वर्गमूल करने पर। अब सूत्र क्या है, तो सूत्र है जेड बराबर x - μ/σ, जिसमें जेड हमें मालूम है 1, जेड हमें कितना मालूम है 1, ये रहा। उसके बाद x मालूम है हमें 60, तो 60 लिख दिए, माइनस म्यू नहीं मालूम है तो वैसे का वैसा माइनस म्यू बटे में प्रमाण विचलन हमने निकाल लिया है 10। तो अब 10 जाकर 1 से गुना होगा तो क्या होगा 10, तो 10 बराबर 60 माइनस म्यू, 10 बराबर क्या होगा 60 माइनस म्यू। अब म्यू उधर जाएगा तो प्लस होगा और 10 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो म्यू बराबर 60 माइनस 10, तो 60 माइनस 10 मतलब 50, तो औसत नंबर क्या होगा उसका 50 होगा। तो इस तरह से हमारा ये पाठ 3 परमाणु वितरण भी पूरा हो गया। अब हम पाठ 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाठ 4 का नाम है लक्ष्य, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला है 0 का 0.09 सामीप्य को अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो अंतराल स्वरूप होता क्या है, तो अंतराल स्वरूप का सूत्र होता है a माइनस सिग्मा और a कॉमा a प्लस सिग्मा। तो a कितना है आपका 0 और सिग्मा कितना है, तो सिग्मा है 0.09, तो एक बार होगा 0.0 माइनस 0.09 और एक बार होगा 0 प्लस 0.09। तो 0 में से 0.09 घटाएंगे तो माइनस 0.09 आएगा और 0 में 0.09 प्लस करेंगे तो प्लस 0.09 आएगा। यानी उसको अगर हम अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो उसको हम अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करेंगे तो माइनस 0.09 कॉमा प्लस 0.09 होगा। दूसरा है -5 का 0.01 सामीप्य को मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सामीप्य अगर वो है तो उस हिसाब से हमारा a क्या कहलाएगा, -5 कहलाएगा, क्योंकि जो सामीप्य स्वरूप होता है दोस्तों वो होता है n कोष्टक में a कॉमा डेल्टा, तो उस हिसाब से a है -5 और
डेल्टा है 0.01, ए क्या है -5 और डेल्टा है 0.01 और उसको हमें मानांक स्वरूप में प्रदर्शित करना है। तो मानांक स्वरूप का सूत्र है मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, जिसमें ए की जगह -5 रख देना है। तो ए की जगह अगर -5 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो मानांक के अंदर x + 5 लेस देन डेल्टा, डेल्टा कितना है 0.001, तो डेल्टा की जगह पे 0.001 रख देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है मानांक के अंदर x - 10 लेस देन 1/10 को सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो स्वरूप है जो पहले से दिया हुआ है, आपको सामीप्य करना है, लेकिन आपको जो पहले से दिया हुआ है ये कौन सा स्वरूप है, तो ये मानांक स्वरूप है। तो उसके हिसाब से a कितना है, तो उसके हिसाब से a जो है वो -10 है, सॉरी a जो है वो +10 है, क्योंकि वहाँ सूत्र में तो माइनस रहता ही है। तो a क्या होगा 10 कहलाएगा और डेल्टा क्या कहलाएगा 1/10। आप ये मत सोचिए कि वहाँ माइनस लिखा है, वो तो सूत्र में ही आता है x - a, तो माइनस तो पहले से ही होता है। a की जगह पे क्या है तो 10, तो a बराबर 10 और डेल्टा बराबर 1/10। अब सामीप्य स्वरूप का सूत्र क्या होता है, n कोष्टक में a, डेल्टा, तो उसको अगर हम सूत्र में रखेंगे तो n a की जगह पे 10 और कॉमा डेल्टा की जगह पे 1/10। तो इस तरह से आपका सामीप्य स्वरूप जो है वो क्या हो जाएगा, n कोष्टक में 10, 1/10। अब चौथा प्रश्न, 2x मानांक के अंदर 2x लेस देन 1/2 को अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले इसको अगर हम ये जो स्वरूप दिया है वो कौन सा स्वरूप दिया है, मानांक स्वरूप दिया हुआ है। तो मानांक स्वरूप दिया हुआ है, तो मानांक स्वरूप होता क्या है दोस्तों, तो मानांक स्वरूप होता है x - a और x - a की जगह पे यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें x चाहिए, तो यहाँ पे कितने से भाग लगाएंगे, तो वो x होगा 2 से भाग लगाएंगे। तो बराबर की इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ हमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2x भागे 2 करेंगे तो सिर्फ x आएगा, और उस तरफ हम 2 से भाग लगाएंगे, यानी 1/2 को हम 2 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो 1/4 आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो इस हिसाब से दोस्तों a की जगह पे 1/4 होगा और डेल्टा की जगह पे 1/2 होगा। ठीक है। और अंतराल स्वरूप क्या होता है, a - डेल्टा, a + डेल्टा। दोस्तों इस प्रश्न के सॉल्यूशन में मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो a है वो होना चाहिए 0 और जो डेल्टा है वो होना चाहिए 1/4। तो इसका सोल्यूशन में ऐसा होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके दे दूंगा, अगर आपको मिल जाएगा तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न, क्योंकि अभी यहाँ पे डिस्कस करने में थोड़ा समय वेस्ट होगा, इसके लिए पांचवा, n कोष्टक में 50, 0.8 को मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो अगर ये कौन सा स्वरूप है जो दिया हुआ है, तो ये सामीप्य स्वरूप है, तो उसके हिसाब से a होगा 50 और डेल्टा होगा 0.8, बस उसको हमें मानांक स्वरूप में रख देना है। तो मानांक स्वरूप क्या होता है दोस्तों, x - a लेस देन डेल्टा। तो a की जगह पे अगर हम 50 रखेंगे तो x - 50 लेस देन 0.8। उसके बाद छठा प्रश्न, यदि n a, 0.2 बराबर x मानांक के अंदर x - 7 लेस देन b हो तो a का मूल्य प्राप्त कीजिए। तो a का मूल्य कितना होगा, तो a की जगह पे दिया a किसकी जगह पे दिया हुआ है, तो a की जगह पे ही दिया हुआ है, क्योंकि सामीप्य स्वरूप में क्या होता है, n कोष्टक में a, डेल्टा, तो उसमें a की जगह पे a ही लिखा हुआ है। लेकिन मानांक स्वरूप में क्या होता है दोस्तों, तो मानांक स्वरूप क्या होता है, तो x - a, मानांक स्वरूप क्या होता है दोस्तों, x - a लेस देन डेल्टा। तो उस हिसाब से a की जगह पे क्या है, उसमें 7 है, तो a की जगह पे 7 है, तो वो कितना होगा, a कितना होगा, 7 होगा। और डेल्टा की जगह पे b है, तो डेल्टा इसमें मालूम है हमें 0.2, तो b कितना होगा, 0.2 होगा। अगर a और b दोनों निकालना होता तो a होता 7 और b होगा 0.2, क्योंकि एक जगह पे हमें डेल्टा दिया हुआ है और दूसरी जगह पे उसी डेल्टा की जगह पे b लिखा हुआ है, तो b बराबर 0.2, और एक जगह पे a की जगह पे a लिखा हुआ है और दूसरी जगह a की जगह पे 7 लिखा हुआ है, तो a बराबर 7 होगा और डेल्टा बराबर क्या होगा, 0.2। इसलिए a की जगह पे 7 लिखा है, मतलब a बराबर 7 और b बराबर 0.2। सातवां, यदि मानांक में x + 4 ये छोटा है 0.04 से, बराबर k - 3.96 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला जो स्वरूप दिया है उस अनुसार अगर हम देखने जाएंगे तो a बराबर होगा -4, क्योंकि मानांक स्वरूप है और उसमें प्लस लिखा हुआ है, उस हिसाब से a बराबर क्या होगा, -4, और डेल्टा बराबर होगा 0.04। अब अंतराल स्वरूप क्या होता है, तो a - डेल्टा, a + डेल्टा। अंतराल स्वरूप क्या होता है दोस्तों, a - डेल्टा, a + डेल्टा। तो उस हिसाब से a - डेल्टा की जगह पे k लिखा हुआ है, तो a हमें मालूम है -4 और डेल्टा हमें मालूम है -0.004।
तो -4 माइनस 0.04 करेंगे तो k का मूल्य मिलेगा -4.04। ठीक है। 8वां प्रश्न, लिमिट x गोज टू 5 कोष्टक में 3x + 5 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे x की जगह पे आपको 5 रख देना है, तो 3 × 5 = 15 + 5 कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। कितना आंसर होगा? 20। कैसे 20 हुआ? तो x की जगह पे आपको 5 रखना है, 3 × 5 = 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। उसके बाद लिमिट x गोज टू -3 घनमूल के अंदर 2 - 2x है। तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे अगर -3 हम रखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। 2 × -3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है। तो 6 + 2 कितना होगा? 8, और 8 का घनमूल करने पे आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, यानी फाइनल आंसर कितना होगा? 2। उसके बाद 10वां सवाल, लिमिट x गोज टू 0 कोष्टक में है 3x² - 4x + 10 बटे में 2x + 5। अब 10 × 30 का ऐसा टुकड़ा करना है जो 4 आए, तो वो संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम x की जगह पे 0 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ हर जगह पे 0 रखने पर आपका फाइनल आंसर आएगा 10/5, यानी फाइनल आंसर आएगा आपका 2। 11वां प्रश्न है, लिमिट x गोज टू 2 ऊपर है x की घात 5 - 32 बटे में x - 2। तो यदि x = 2 रखने पर 0 0 प्राप्त हो रहा है जो अनियत है, तो इसका एक प्रमाणित सूत्र होता है जो फिलहाल अभी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि उसका प्रमाणित स्वरूप क्या होता है। तो उसका प्रमाणित स्वरूप का सूत्र होता है दोस्तों ये n × a⁻n-1। तो n की जगह पे कितना है? 5, a की जगह पे कितना है? 2। तो उसको अगर हम हल करेंगे, ज़्यादा डीप में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको सीखना नहीं है। इस बार जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से ये सूत्र रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम सीख ले रहे हैं। 5, 2 के घाते 5 - 1, ये 5 कहाँ से आया? तो ये घात है, घात आप ध्यान से देखिए तो 5 घात है। तो 2 के घाते 5 - 1 यानी कि 2 के घाते 4, 2 के घाते 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, और 16 का गुना 5 से करेंगे तो कितना होगा? 80 होगा। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर कितना होगा? 80। अब क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों सॉल्यूशन वाले सवाल है, इसके लिए आपको स्क्रीन पर भी वो दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत इधर उधर बोल दिया हो। तो आप जब भी शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो देखें तो उसको अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें, वो बात सही है, लेकिन साथ ही साथ एक बार बुक में से उसे मिला भी ले। मैं मेरी हिसाब से 100% एफर्ट डालने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं भी अभी सॉल्यूशन के साथ ही आपको बता रहा हूं। तो हो सकता है कहीं किसी सॉल्यूशन में अगर कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो, मिस्टेक हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। 12वां सवाल, लिमिट x गोज टू -a, और वो भी प्रमाणित स्वरूप में भी है, तो इसका भी यहाँ पे मौखिक रूप से बताना संभव नहीं है। तो आप इसका पूरा सॉल्यूशन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। और मैं बता भी इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पूछाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये आपके जो सूत्र है प्रमाणित स्वरूप वाला वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि इस तरह से किया हुआ है। लास्ट 13वां प्रश्न है, लिमिट x गोज टू -1 4x + k = 6 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो x की जगह पे आपको -1 रखना है, ये तो बहुत आसान है। तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो 4 × -1 करेंगे तो -4 + k = 6। तो -4 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो k बराबर कितना आएगा? 10। उसके बाद लास्ट 14वां प्रश्न, लिमिट x गोज टू 3 2 बटे में 3x + k = 1/7 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 बटे में 3 × 3 यानी कि 9 + k = 1/7। अब 9 + k = 7 9 + k का गुना त्रियक गुना करेंगे 1 से तो 9 + k आएगा, और 7 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 14। तो 9 + k = 14, तो k = 14 - 9, तो k बराबर कितना आएगा? 5। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? k = 5। तो ये हमारा इस तरह से पार्ट 4 पूरा हो गया दोस्तों। अब पार्ट 5 विकलन के शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सेक्शन बी का, विकलन की परिभाषा दीजिए। तो माना कि f जहाँ a संगतता है r से और a यह उपसमुच्चय a जहाँ a और r किसी विवृत अंतराल है, यदि लिमिट h गोज टू 0 f कोष्टक में a + h - f(a) बटे में h का अस्तित्व हो, तो यह लक्ष्य को फलन f को a आगे का विकलित अथवा विकलन फलन कहेंगे, जिसे संकेत में f' से दर्शाया जाता है। दोस्तों ये विकलन की परिभाषा जो है ये भी सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। परिभाषा की सहायता से विकलन प्राप्त करना वो हमें नहीं सीखना है, लेकिन पहला ही प्रश्न था तो हमने देख लिया। आप इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके सूत्र को आपको याद कर लेना है। अगर आप पूरी अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ सूत्र भी लिख देते हैं कि यदि लिमिट h गोज टू 0 f कोष्टक में a + h - f कोष्टक में a बटे में h का अस्तित्व हो,
तो f को a का विकलित या विकलन फल कहेंगे, जिसे संकेत में हम f डैश ऑफ a से दर्शाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, फलन f ऑफ x बराबर 50 हो तो f डैश x ज्ञात कीजिए। तो f डैश x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अचलांक का जो विकलन होता है वो 0 होता है। यदि y बराबर a की घात n है और a अचल संख्या है तो dy अपॉन dx क्या होगा, तो dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अचल संख्या का जो विकलित मूल्य होता है वो 0 होता है। x के दो फलन का गुणाकार का कार्य नियम बताइए। तो ये तो आपको थियरी के टॉपिक में भी मिल जाएगा और ये आपको सवालों में भी काम आने वाला है। तो यदि y बराबर u इंटू वी हो तो dy अपॉन डी एक्स बराबर u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। आप इधर उधर कन्वर्ट कर देंगे, यानी पहले v वाला लिख देंगे, बाद में u वाला लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह करेंगे तो भी चलेगा। पाँचवा, यदि x बराबर a आगे फलन घटता हो तो x बराबर a आगे फलन का प्रथम विकलित कैसा होगा। यदि x बराबर a आगे फलन घटता हो तो f डबल डैश a जो f डबल डैश a का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो f डबल डैश a का मतलब हुआ कि द्वितीय विकलन a का द्वितीय विकलन क्या होगा, छोटा होगा 0 से, अर्थात द्वितीय विकलन ऋण होगा। द्वितीय विकलन क्या होगा, छोटा होगा 0 से, मतलब माइनस में होगा। कब, जब घटता फलन होगा तब। घटता फलन अगर होता है तो f डबल डैश a यह छोटा होगा 0 से, यानी जो द्वितीय विकलन है वो माइनस में होगा। फिर छठा है, किसी एक फलन x बराबर a आगे महत्तम हो तो x बराबर a आगे फलन का द्वितीय कैसा होगा। तो ठीक इसका उल्टा, कि अगर महत्तम हो तो f डबल डैश x क्या होगा, छोटा होगा 0 से, अर्थात द्वितीय विकलन क्या होगा, ऋण होगा। उल्टा मतलब मैंने इसलिए कहा था कि मुझे लगा कि ये बढ़ता फलन वाला है दोस्तों, लेकिन बढ़ता फलन वाला नहीं था। अगर ये बढ़ता फलन वाला होता तो उल्टा होता, सॉरी। छठा जो था वो था कि महत्तम वाला, तो महत्तम मूल्य कब होगा, जब f डबल डैश x क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा होगा अथवा किस में होगा, मतलब माइनस में होगा, ऋण में होगा। सातवां, फलन के स्थिर बिंदु किसे कहते हैं। तो यदि बिंदु f ऑफ x का महत्तम या न्यूनतम फलन प्राप्त करना हो तो उसे स्थिर बिंदु कहते हैं। यदि बिंदु f ऑफ x का महत्तम या न्यूनतम मूल्य प्राप्त होता है तो उसे स्थिर बिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु की सहायता से फलन का न्यूनतम और महत्तम मूल्य प्राप्त होता है उन बिंदुओं को हम स्थिर बिंदु कहते हैं, जिसे हम dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 से भी दर्शाते हैं। सीमांत आमदनी किसे कहते हैं। तो मांग में अल्प परिवर्तन होने से आमदनी में होते परिवर्तन को सीमांत आमदनी कहते हैं। सीमांत आमदनी का जो सूत्र है वो होता है dr अपॉन डी एक्स, या उसका विकलन जो है वो होता है dr अपॉन डी एक्स। सीमांत खर्च की परिभाषा दीजिए। 9वां प्रश्न है, उत्पादन में अल्प परिवर्तन करने से होते परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। उत्पादन में अल्प परिवर्तन करने से होते परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सीमांत खर्च, जिसका विकलन होता है डी सी अपॉन डी एक्स। मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र बताइए। तो मांग की मूल्य सापेक्षता का जो सूत्र है, तो मांग की मूल्य सापेक्षता बराबर माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी, माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। 11वां है, एफ ऑफ एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 हो तो एफ डैश एक्स प्राप्त कीजिए। तो ये तो अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप आसानी से करेंगे। 7x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x हो जाएगा, एक घात कम हो जाता है आपको पता ही है, और 6x, x के ऊपर एक घात, तो 6 का गुना 1 से होगा तो 6x का 0 हो जाएगा, मतलब x के ऊपर 0 घात हो जाएगा तो 1 कहलाएगा। तो 14x माइनस 6, 5 का तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 14x माइनस 6। तो कैसे हुआ, तो 7 दूनी 14x, 6 एकम 6 और 5 का क्या होगा, 0, तो 14x माइनस 6। उसके बाद है 12वां प्रश्न, y बराबर 6x का क्यूब प्लस 7/x स्क्वायर प्लस 6/5x माइनस 8, तो इसका भी आपको विकलन प्राप्त करना है। तो यहाँ पे y बराबर 6x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6/5x माइनस 8 है, तो इसका विकलन अगर हम प्राप्त करेंगे तो 6 त्रिक 18x स्क्वायर, यानी ये कम हो जाएगा। फिर 7 दूनी 14x बटे में 2 आएगा, तो 14 को फिर 2 से काट देंगे तो वापस 7 हो जाएगा। 2 का गुना 7 से होगा तो 14 आएगा, 14x बटे में 2, लेकिन 14x बटे में 2 को आप काट दोगे 2 से तो 2 सते 14, यानी 7x प्लस 6/5x का सिर्फ 6/5 ही होगा, और 8 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, 18x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6/5। तो इस तरह से दोस्तों ये पार्ट 2 के सेक्शन बी के प्रश्नों का आज मैंने आपको हल दिखाया। दोस्तों मैं खुद समझ रहा हूँ कि इस वीडियो में थोड़ी क्लियरिटी और थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन उसका कारण ये है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, लगभग
1 घंटे जितने का समय का वीडियो ये हो रहा है दोस्तों। तो इसके लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग 100 जितने प्रश्न हैं पार्ट 2 में सेक्शन बी के, उसमें कई सारे सूत्र वाले हैं, कई सारे कैलकुलेशन वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ा समय लगा। लेकिन इसी वजह से मैंने इसको PDF के माध्यम से करवाया है, क्योंकि बोर्ड पर या वीडियो के माध्यम से इसको करवाना संभव नहीं था। बोर्ड पर करवाने जाते हैं तो ये वीडियो और भी बहुत लेंथी और काफ़ी लंबा हो जाता, क्योंकि कई बार मिटाकर उसे करना पड़ता। तो इसको वीडियो को बनाने में भी दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा है। कहीं कहीं पे आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आप बुक में देखकर करेक्शन उसका कर लीजिए, ठीक से उसको समझ लीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका सलूशन आपको ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।